हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, पिछले 2 सालों से रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी क्रम में चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस युद्ध ने पूरे विश्व को 2 भागों में एक तरह से बांट रखा है। कहने का मतलब, कुछ देश ऐसे हैं जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कुछ ऐसे देश हैं जो रशिया का समर्थन करते हैं। 2 भागों में पूरा विश्व अपने आप में बट सा गया है। बहुत सारे संकट इस युद्ध की वजह से पूरे विश्व को झेलने पड़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑयल के और जो आपकी गैस है उसके प्राइसेस हैं, जो तेल के और गैस के प्राइस है जो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। खाद्य संकट है जो पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कई सारी पहल भी इसके लिए हुई हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये बीच में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाया था। टर्की ने इसमें मध्यस्थता की और फाइनली इसको स्टार्ट किया, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। तो इसी क्रम में अब आप देख रहे हैं कि युद्ध है जो वो बढ़े ही जा रहा है और ज्यादा विकराल होता जा रहा है और ज्यादा विस्फोटक होता जा रहा है। और आप यहां पर पढ़ पा रहे हैं कि यूक्रेन अटैक हिट्स ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, सेज रशिया। यहां पर जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहां पर है? यूक्रेन में स्थित है। इस पर ड्रोन के माध्यम से हमला कराया गया है। किसने हमला कराया गया है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों लोग अलग अलग, मतलब रशिया है जो वो ये कह रहा है कि ये हमला यूक्रेन ने करवाया है और यूक्रेन कह रहा है नहीं, रशिया ने ये हमला कराया। अभी थोड़ी देर में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, यहां पर पहले आप इस मैप को देख लीजिए, इस मैप को पहले समझने का प्रयास कीजिए। और ये देखिए, यहां से एक नदी गुजर रही है ना, नीपर नदी इसका नाम है। और ये आपके रशिया से निकल के फिर बेलारूस में आती है। बेलारूस के बाद जब ये यूक्रेन में आती है और ये इस तरीके से यूक्रेन में ऐसे करके जाती है और फिर फाइनली ब्लैक सी में चली जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि देखिए, ये जो ज़ैपोरिज़िया जिसका नाम लिया, ये बिल्कुल इसी नदी के किनारे है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो ये इसी नदी के किनारे है। ठीक है, कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर यूक्रेन में मौजूद हैं, जिनमें से एक ज़ैपोरिज़िया। और ये नदी पूरे यूक्रेन को 2 भागों में बांट रही है ना। एक हिस्सा 1/3 एरिया ये हो जाएगा और एक हिस्सा 2/3 एरिया एक इधर भी है। ठीक है, ये एरिया कहां पर पड़ रहा है ये समझ लीजिए। ये एरिया है जो यहां पर आपको एक जगह का नाम दिख रहा होगा, डोनास्क और लुहांस्क, आपने सुना होगा, है ना। ये वही 2 जगह हैं जहां पर सबसे पहले रशिया ने ऑक्यूपाई किया था, यानी कि सबसे पहले रशिया ने जिस जगह को अपने कब्जे में लिया था। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो एरिया है ज़ैपोरिज़िया वाला, ये अभी किसके अंडर में है? ये रशिया के ही अंडर में है। ठीक है, रशिया के अंडर में। तो इतनी चीजें अब यहां पर क्लियर हो रही हैं। तो अब यहां पर जो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि यूक्रेन का कहना है कि हमें बदनाम करने के लिए ऐसा करा जा रहा है, और रशिया का कहना है कि नहीं, ये हमला है जो ये ड्रोन के माध्यम से जो हमला कराया गया है ये यूक्रेन ने करवाया है। देखिए, हमला जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ है, तो इसलिए IAEA है जो उसने भी अपना बयान जारी कर दिया है। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो उसने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए, न्यूक्लियर सेफ्टी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये जो हमला है ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है न्यूक्लियर सेफ्टी को। किसी भी तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। ड्रोन से डायरेक्ट हमला होना एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये बात भी एक सही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने आप में बहुत मजबूत होते हैं, कई लेयर्स में उनको बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे जो हमले होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से यहाँ से रेडिएशंस निकल, लेकिन अगर ये हमला हो सकता है और आगे चल कर के रेडिएशंस अगर बाहर आई, तो आपको पता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का बाहर आने का मतलब हुआ कि पीढ़ियां खराब होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर रेडिएशन से हम सब भली भांति परिचित हैं, हम सबको ये बात पता है। जैसा कि हम लोगों ने आज तक भी आप कह सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद आज तक भी उस रेडिएशंस का असर वहां पर देखने को मिलता है। तो ये एक डर है, ये एक डर है। और यहां पर मैं आपको अपडेट दे दूं कि 3 अलग अलग हमले इस यहां पर करवाए गए हैं इस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। ठीक है, इस पे बेसिकली क्या है, इसमें आप देखेंगे तो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ज़ैपोरिज़िया में, आप देख पा रहे होंगे 6 हैं। वैसे कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर मौजूद हैं,
और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये एक डेटा मिला है, हालांकि ये युद्ध से पहले का डेटा है, लेकिन इस डेटा के हिसाब से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में न्यूक्लियर का रोल सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद यहाँ फॉसिल फ्यूल और फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा है जो वो ज़ेपोरिजिया का। कैसे? क्योंकि अगर टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बात करें तो पूरे यूक्रेन की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें कितना रोल है? 20% का। और अगर सिर्फ पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कंपेयर करेंगे तो 40%, 40% रोल है जो ज़ेपोरिजिया का है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर ही जो है वो हमला हुआ है। अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि देखिए यहां पर ये 6 दिख रहे हैं, ठीक है, ये अपने ये लेयर्स में होते हैं और जब से ये रशिया ने इसको ऑक्यूपाई किया, ठीक है, रशिया ने जब से इसको ऑक्यूपाई किया तब से क्या है कि ये बंद है, लेकिन और शुरू से ही अंडर मेंटेनेंस के नाम पर ये 3rd नंबर वाला जो है वो बंद था, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कि ये बंद है तो बंद भी अपने आप में एक प्रोसेस होता है। उसका प्रोसेस क्या होता है? एक हॉट शटिंग होती है और एक कोल्ड शटिंग, ठीक है, मतलब हॉट शटडाउन और कोल्ड शटडाउन। तो कोल्ड शटडाउन का मतलब क्या है? मतलब कोल्ड शटडाउन में आप 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये कोल्ड शटडाउन के अंतर्गत है। मतलब यहां पर जो है ये एक पूरी तरीके से बंद है। यहां पर अब जो गर्मी है वो जो गर्माहट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो ये तो कोल्ड शटडाउन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहां पर 3 नंबर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेंटेनेंस पर बंद था। लेकिन जो 4 नंबर है ये हॉट शटडाउन, ठीक है। हॉट शटडाउन का मतलब क्या हुआ? इस हॉट शटडाउन का मतलब यहां पर हुआ कि यहां पर अभी भी काफी ज्यादा हीट मौजूद है। हीट है जो काफी ज्यादा मौजूद है, अभी भी यहां पर काफी ज्यादा हीट मौजूद है, जिसका जो अपने आप में एक खतरा हो सकता है, यानी कि रेडिएशंस के निकलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये अपने आप में जो ये हमला हुआ है ड्रोन्स के माध्यम से, ये एक विकराल रूप भी ले सकता है। अगर रेडिएशंस बाहर आ गई तो जो जनता है उसके लिए काफी ज्यादा ये हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए इसकी घोर निंदा की जा रही है कि भाई ये इस तरह के जो हमले हैं वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए, वरना पूरा जो एरिया है वो इससे प्रभावित हो सकता है। अब आपके समझ में जो आ रहा होगा, आपके दिमाग में जो चीज़ क्वेश्चन आ रहा होगा वो एक ये भी है कि सर क्या ये इतनी आसानी से मतलब इसको प्रभावित किया जा सकता है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी लेयर्स में इसको बनाया जाता है और अभी ये डोम ऐसे करके जो बना होता है, तो ये अभी जो हमले हुए हैं उससे ये जो डोम वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ है। देखिए अभी ये वाला हमला तो ये झेल गया, लेकिन मान लीजिए कि मिसाइल से अगर ये हमला हुआ होता है ना, मिसाइलों के माध्यम से अगर ये हमला हुआ होता तो रेडिएशंस के बाहर निकलने के चांसेस थे, और अगर रेडिएशंस बाहर निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अब यहाँ पर जो रशिया का जो स्टैंड है वो ये है कि यूक्रेन ने क्या किया है कि जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, अपने आप से एक्सप्लोड करने वाले जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स होते हैं, उनके माध्यम से ये हमला करवाया गया है। और वहीं जो यूक्रेन है उसका जो स्टैंड है वो ये है कि नहीं, ये हमें बदनाम करने की एक कोशिश है और ये हमला रशिया ने खुद ही इस पोर्शन में ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर करवाया है। तो ये एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आगे की अपडेट भी आपके साथ लगातार हम शेयर करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। आपको मैं यहां पर बता दूं कि P2I बैच में अगर आप अभी एडमिशन लेंगे तो इस विशेष ऑफर को पा पाएंगे, जिसमें कि 18 किताबों का सेट हमारे इस कोर्स के साथ आपको मुफ्त में मिलेगा। फीस रखी गई है 29,999। उसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और कक्षाएं हैं जो इसकी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए इस QR कोड को स्कैन करके, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ इसको भी आप सर्च करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पर। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।